इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने देखा मुगल साम्राज्य का पतन और आधुनिक भारत की शुरुआत। उसके साथ ही साथ अलग अलग जो मुगल सम्राट बने थे उनके बारे में, उनके कार्यकाल और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ने जैसा देखा था कि मोहम्मद शाह के समय ही 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की जाती है चिंग्लिश खां के द्वारा। उसके साथ ही साथ बहुत सारे स्वायत्त राज्य बने थे 18वीं शताब्दी में, तो उनके बारे में भी हमको रीड करना है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले स्वायत्त राज्य थे अवध, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूत, मराठे, कर्नाटक। अवध के बारे में पढ़ेंगे। 1722 में अवध की स्थापना होती है। पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री था वो कन्नौज था, ईस्टर्न बाउंड्री कर्मनासा नदी तक था। ये एक विस्तृत और समृद्धशाली था। ठीक है। अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। सादत खां बुरहान मुल्क जो था फाउंडर था किसका? अवध का। कब? 1722 में। ईरानी सिया गुट के इस सदस्य को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। इसको अवध का सूबेदार जो है मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। सादत खान ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ये हम लोग को पता है इसने कितने अच्छा भूमिका निभाया था। इतना अच्छा निभाया कि पहले मुगल के साथ था, फिर बाद में नादिर शाह के साथ हो गया। अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए सादत ने 1739 में आत्महत्या कर ली। इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था जब इसे 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे तो इसने आत्महत्या कर लिया था। इनका काम यही खत्म होता है। सादत खां बुरहान उल मुल्क पहला नाम जो अवध का संस्थापक था। फिर सादत के बाद उसका भतीजा दामाद सफदरजंग जिसका नाम है अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बनता है। तो सफदरजंग पहला जो अवध का नवाब है वो सादत खां बुरहान उल मुल्क, दूसरा सफदरजंग। अब इनके बारे में पढ़ लो। 1742 में सफदरजंग ने कुछ समय के लिए पटना पर अधिकार किया। वो कौन सा अवध का नवाब था जिसने पटना पर अधिकार किया था? तो सफदरजंग। 1744 में मोहम्मद शाह ने इसे वजीर नियुक्त किया था। इसको वजीर के पद पर नियुक्त किया था मोहम्मद शाह ने। फिर क्या होता है? 1748 में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया। यही जो सफदरजंग था ये एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जैसे मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1748 में। ठीक है, तो 1748 में हम लोग ने देखा मुगल सम्राट उस समय जब अहमद शाह अब्दाली आता है तो अहमद शाह थे तो मणिपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अहमद शाह और मुगल के बीच में, और तो इसने मुगल का हेल्प किया और सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया था। ठीक है, तो देखो दो लोग इसको वजीर का पद देते हैं, एक मोहम्मद शाह और एक अहमद शाह। मोहम्मद शाह के समय भी सफदरजंग जो है वो वजीर होता है और अहमद शाह के भी समय वजीर होता है। सफदरजंग ने फर्रुखाबाद के बंगस नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान भी किए। ठीक है, वह कौन सा अवध का नवाब था जिसने फर्रुखाबाद के बंगस नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए? तो सफदरजंग। अंततः जयप्पा सिंधिया और मल्हार राव के साथ नवाब ने एक मैत्री संधि की। तो वो कौन सा अवध का नवाब था जिसने मल्हार राव और जयप्पा सिंधिया के साथ संधि की थी? तो सफदरजंग। फिर क्या होता है? 1753 में बादशाह अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। ठीक है, 1753 में क्या होता है कि जो अहमद शाह होते हैं इसको वजीर के पद से हटा देते हैं और 1754 में अवध में इसकी मृत्यु हो जाती है। सफदर के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र शुजा-उद-दौला बना। ठीक है, इसने 1759 में अली गौहर को लखनऊ में शरण दी। अली गौहर वही शाह आलम द्वितीय जिसके समय बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो शुजा-उद-दौला क्या करता है? इसने अली गौहर को लखनऊ में शरण दी 1759 में। थोड़ा डेट भी देखो और साथ में इसने क्या किया था, किसको शरण दी थी, क्योंकि ये मुगल सम्राट थे ना, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किसने शुजा-उद-दौला ने किस मुगल सम्राट को लखनऊ में शरण दी थी? तो शाह आलम द्वितीय जिसका नाम अली गौहर था। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। देखो कहीं कहीं ये मुगल का साथ दे रहा है, फिर कहीं कहीं ये अपोजिट हो जा रहा है। तो शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह का साथ दिया था। कब? 1761 में।
पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजा-उद-दौला ने अहमद शाह का साथ दिया था, अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, अंग्रेजों और बंगाल के अबदस्त नवाब, ठीक है, अंग्रेजों और बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम के बीच लड़े गए बक्सर का युद्ध 1764। देखो 1764 में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर जिसको कहते हैं। वो अंग्रेज और बंगाल के एक नवाब होते हैं मीर कासिम, जो अबदस्त होते हैं, मतलब कि वो गद्दी पे नहीं होते हैं, गद्दी पे उस समय मीर जाफर होता है, लेकिन इनको हटा दिया जाता है। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। उसी में सुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब है ने बंगाल के नवाब का साथ दिया। ठीक है, और अवध का अगला नवाब सादत खां। ठीक है, तो देखो इस सुजा-उद-दौला की कहानी यहीं तक है कि सबसे पहले तो इसने इनको शरण दी थी अली गौहर को, फिर पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, और जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो सुजा-उद-दौला जो होता है वो बंगाल के नवाब का साथ देता है। किस नवाब का? जो अबदस्त होते हैं, मीर कासिम। अवध का अगला नवाब सादत खां हुआ। ये सादत खां बुरहान मुल्क, ये जो है फाउंडर हैं, बट ये चौथे नंबर पे है सादत खां, जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों से सहायक संधि किसने की थी? सादत खां ने की थी। अंग्रेजों ने अवध को तब तक एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में प्रयोग किया जब तक कि उनका मराठों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे वो अवध को एक बफर स्टेट की तरह यूज करते थे। तो बफर की तरह जब स्टेट को यूज करते थे तो उस समय सादत खां ने इनके साथ सहायक संधि की थी। अवध का अंतिम नवाब जो था, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, 1847 से 1856। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, कुशासन का आरोप किस पे लगा था? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर। ठीक है, 1847 से 1856 इनका कार्यकाल था। इन्हीं के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि किसके समय अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था? तो वाजिद अली के समय पे लगाया गया था। ठीक है, तो 1856 में क्या होता है? देखो, अब हम एक तरह से ये देख सकते हैं कि जो अवध है इसकी स्थापना होती है 1722 में और 1856 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। हम वीडियो थोड़ा शॉर्ट करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हैदराबाद शुरू करते हैं।